बताऊंगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं 98 पार्ट डी की तरफ। अच्छा, हमारा जो ये पार्ट है ये छोटा सा पार्ट है, बल्कि ई भी डी जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान का पार्ट होगा। इसमें चूंकि हमने जो कंसेप्ट स्टडी करने हैं वो हम पहले कवर कर चुके हैं, सिर्फ उनके ऊपर लिंक करवाना है आपको। और जो पार्ट ई होगा वो तकरीबन आधे घंटे का होगा या उससे कम। तो ये दो पार्ट हमारे हैं। अच्छा, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर ये जो हम चीज़ें कवर कर रहे हैं क्या हमने इनको याद करना है या सिर्फ रीड करना है? देखिए, अभी मैंने आपको याद कोई भी सिस्टम याद करने के लिए नहीं कहा, ना सेल्स सिस्टम, ना परचेज सिस्टम, ना इन्वेंट्री, ना पेरोल, ना ही कैश। अभी आप सिर्फ रीड करें और इस काबिल बने कि केस स्टडी को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं। क्या आप केस स्टडी को अटेम्प्ट कर सकते हैं? अभी तक का जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया। याद कैसे करना है ये मैं आपको कल बताऊंगा। कल के लेक्चर में आपको मैं टिप बताऊंगा कि आपने इस सारे जो बज़ाहिर दिखने में इतना ज़्यादा मटीरियल लगता है उसको आपने हाथ धोई कल इंशाल्लाह शेयर करेंगे, उसको कैसे आप कम वक्त में याद कर सकते हैं। लेकिन याद रखें लेस देन 20% चांस है कि वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा, पूछ सकता है लेकिन कम चांस है। ज़्यादा चांस है केस स्टडी। तो अगर आपने रीड कर लिया, आपको सिस्टम समझ आ गया, तो उसका मतलब है आप एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल हो गए हैं। क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर केस स्टडी आ गई तो 15 नंबर की होगी, पूरे 15। देखिए, ये रूल लास्ट टाइम आ गई या इस टाइम नहीं आएगी, लास्ट टाइम नहीं आई, इस टाइम में आ जाएगी ये। हाँ, ये प्रोजेक्शन होती है, ये मुझे नहीं। आई कैप हमेशा एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखता है 12। तो आप तैयार रहे, बल्कि तैयारी तो हमने कर ली है, केस स्टडी भी अटेम्प्ट कर लिया है। रिप्रोडक्शन में आप ये कर सकते हैं कि जो कल मैं आपको बताऊंगा ना तरीकाकार, उसमें कुछ एक कंट्रोल्स को याद कर लें, कुछ को मिट कर दें, मतलब जो आपसे याद ना हो, वो कल डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टडी कर रहे हैं कुछ एडिशनल कंसेप्ट इस चैप्टर में, छोटे मोटे कंसेप्ट हैं, पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी बुक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 12, 13 और 14 है। अच्छा, 14 को देखिए, पहले 14 को निपटाएं। इसमें ये कोई इन इटसेल्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पहले बहुत से पढ़े हुए कंसेप्ट को उसने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया कंपैरिजन पर्पस के लिए, कि ये डिफरेंट लेटर्स हैं, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, एंगेजमेंट लेटर, कंफर्मेशन लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर, ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजमेंट लेटर या लेटर। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ? सारे ही पढ़े हैं। हाँ, वो आप नहीं पढ़ पाए, कोई और पढ़ गया। आपने सिर्फ इनको रीड करना है, ये सिर्फ रीड करने के लिए है, रीड करने के लिए। अच्छा, मुझे बताइए प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर कौन सेंड करता है? इनकमिंग किसको? प्रीडिसेसर ऑडिटर, जिसमें क्या पूछता है? इनएप्रोप्रिएट इंटेग्रिटी के बारे में। शाबाश। एंगेजमेंट लेटर मैनेजमेंट और ऑडिटर के दरमियान में एक एग्रीमेंट है जिसमें टर्म एंड कंडीशन ऑफ ऑडिट डिस्कस होती हैं। कंफर्मेशन लेटर ऑडिटर थर्ड पार्टीज को, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म करवा रहा होता है। रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑडिटर भेजता है मैनेजमेंट को, जिसमें उससे इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाता है। ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर की तरफ से शेयर होल्डर को, और मैनेजमेंट लेटर ऑडिटर की तरफ से मैनेजमेंट को, जिसमें इंटरनल कंट्रोल वीकनेस डिस्कस हो रही होती है। तो ये सारे कंसेप्ट हमने पहले पढ़े हुए हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 14 में। अब आते हैं हमने इतने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़े, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़े ना। हर सिस्टम में हमने देखा कुछ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो तो हम क्या करते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और उसके बाद कंट्रोल इसके रिड्यूस करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी रिड्यूस कर देते हैं, ऐसे करते हैं। और अगर कंट्रोल वीक हो तो क्या करते हैं? केस स्टडी में क्या करते थे? उसकी इम्प्लीकेशन, तीन चीजें, वीकनेस, उसकी इफेक्ट या इम्प्लीकेशन और रिकमेंडेशन, ये क्लाइंट को कम्युनिकेट करते थे। ऐसे ही है। अब वो हमें पूछ रहा है कि बताओ अगर कभी वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई की तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? तरतीब से कंप्रीहेंसिव कोर्स ऑफ एक्शन बताओ। हमने कहा लो तरतीब से सुन लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? रिस्क इंक्रीज। जब इंटरनल कंट्रोल वीकनेस हमारे सामने आई, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वीकनेसेस बहुत ज्यादा हुई तो हम इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय नहीं करेंगे और सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंक्रीज कर देंगे।
ठीक है, रिस्क को इंक्रीज कर देंगे। अगर एक्सटेंसिवली ज्यादा कंट्रोल वीकनेसेस सामने आई तो इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई नहीं करना। और क्या करना है फिर? डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करनी है मैनेजमेंट को। कैसे? वह मैनेजमेंट लेटर के थ्रू। और इस मैनेजमेंट लेटर में 3 चीजें बतानी है। क्या? वीकनेस, इफेक्ट और रिकमेंडेशन। अगर एग्जाम में आपको कोई वीकनेस इंटरनल कंट्रोल बता दे 1 या 2 और आपसे कहे कि मैनेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करो, क्या आप मैनेजमेंट लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं? कैसे? मैंने तो सिखाया ही नहीं भाई। वो जो दरमियान में लाइन लगा के हमने वीकनेस, इफेक्ट और रिकमेंडेशन दी थी ना, वो असल में मैनेजमेंट लेटर ही है। वो प्रैक्टिकली मैनेजमेंट लेटर का फॉर्मेट इसी तरीके से होता है। अल्टरनेट तरीके से भी हो सकता है, जो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे ना, दोनों में से किसी एक तरीके को फॉलो कर सकते हैं। वो बेसिकली मैनेजमेंट जब कभी हमसे वो कहे ये केस स्टडी है, इसमें वीकनेस आइडेंटिफाई करो, इम्प्लीकेशन बताओ और रिकमेंडेशन बताओ, तो चाहे उसने स्पेसिफिकली लफ्ज लिखा हो या ना लिखा हो, ये अंडरस्टूड होता है वो हमसे मैनेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करवा रहा है। मैनेजमेंट लेटर में ही ये तीनों चीजें आती है। अच्छा, सारी की सारी डेफिशिएंसी हमने मैनेजमेंट को बतानी है, लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट हुई, अगर कोई डेफिशिएंसी मतलब हाईली सिग्निफिकेंट हुई, वो फिर हम डायरेक्टर्स को भी बताते हैं। क्लियर? ये था हमारा दूसरा हिस्सा। तीसरा और आखिरी हिस्सा लेक्चर के इस हिस्से का, पार्ट डी में 3 चीजें बतानी आपको। एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर, वो भी कर लिया। एक अगर इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। अच्छा, ये जो वीकनेस है ना, ये अगर रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ रहे तब तो आ ही सकता है। सम टाइम रिपोर्ट के क्वेश्चन में वो कोई एक सिचुएशन ऐसी दे देता है जो इंटरनल कंट्रोल वीकनेस होती है। रिक्वायरमेंट में होता है आइटर का कोर्स ऑफ एक्शन बताइए क्या होगा, तो ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा। मिस स्टेटमेंट के केस में तो आपको पता है ना कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। क्या होता है मिस स्टेटमेंट? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं करेक्ट कर ले, अगर करेक्ट ना करे डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं, अगर फिर भी ना हो तो फिर हम इम्प्लीकेशन और रिवॉर्ड बताते हैं, और अगर वो इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट हो तो फिर रिस्क को फ्रॉड की तरफ जाते हैं। लेकिन रिस्क के केस में क्या करना है वो आज आपने पढ़ लिया कि अगर रिस्क आ जाए और हमसे पूछे बताओ आइटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो ये प्रोसीजर होंगे हमारे। क्लियर हो गए? अब चलते हैं हम स्मॉल एंटिटी की तरफ। कंसेप्ट क्या है? अच्छा, हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे करते हैं ये पढ़ा हुआ है? ये कहां पढ़ा था? पक्की बात है पढ़ा हुआ, हो गया काम। फिर तो ये भी पढ़ लिया आपने। कंसेप्ट क्या है? नहीं ठहर जाए, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं कर रहा। कंसेप्ट, हमारे ज्यादातर क्लाइंट होते हैं बड़ी कंपनीज का ऑडिट, लार्ज स्केल ऑडिट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कंपनीज नहीं है, उनके लिए ऑडिट, लेकिन वो हमसे ऑडिट करवाती हैं डिफरेंट पर्पसेस की वजह से, जैसे सोल प्रोप्राइटर, जैसे पार्टनरशिप, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह। इनके ऑडिट में मुझे खुद बताइए, एक मल्टीनेशनल कंपनी या ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही है वो, और एक स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या एनजीओ, इनका दोनों का ऑडिट हो सकता है ना? एक का रिक्वायर्ड है, दूसरे का रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन अदर रीजंस की वजह से करवा सकते हैं। क्या दोनों के ऑडिट का तरीकाकार एक जैसा होगा? फर्क, दोनों का सिस्टम फर्क है, तरीकाकार भी फर्क होगा। यही कंसेप्ट तकरीबन हमने पढ़ा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो हमने स्टडी किया था स्पेसिफिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में। उसमें हमारा फोकस था कंट्रोल्स के ऊपर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जी, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्मॉल एंटिटी। मुझे बताइए, क्या एक स्मॉल एंटिटी, नहीं वो सॉरी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारा फोकस कंप्लीट ऑडिट के ऊपर था, जिसमें हमने एक्सेप्टेंस स्टेज के बारे में भी स्टडी किया, रिस्क असेसमेंट भी, कंट्रोल्स को भी स्टडी किया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी पढ़े थे, और फिर इम्प्लीकेशन रिपोर्ट भी पढ़ी थी। जो स्मॉल एंटिटी है ना, ये एक तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है, क्योंकि जो मसले मसाइल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं वही मसले मसाइल स्मॉल एंटिटी भी फेस कर रही होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी फंड्स की कमी होती है, स्मॉल एंटिटी के पास भी फंड्स की कमी होती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी प्रॉपर आईटी सिस्टम नहीं होता, स्मॉल एंटिटी के पास भी प्रॉपर आईटी सिस्टम नहीं होता, ज्यादातर मैनुअल वर्क कर रहे होते हैं। उनके पास भी फुल टाइम अकाउंटेंट नहीं है, इनके पास भी फुल टाइम अकाउंटेंट नहीं है। तो बेसिकली स्मॉल एंटिटी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मसले मसाइल एक जैसे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने कंप्लीट अप्रोच पढ़ी, जिसमें रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन भी शामिल थे, जिसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी शामिल थे, जिसमें रिस्क भी शामिल थे। जबकि स्मॉल एंटिटी में हमारा फोकस जो होगा वो ज्यादातर कंट्रोल्स के ऊपर होगा।
रिस्क के ऊपर और कंट्रोल्स के ऊपर होगा। लेकिन अगर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो ये एक तरह से रेपिटेशन होगी। जिस तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन, स्मॉल एंटिटी में पूछ रहा है, स्मॉल एंटिटी ये इसकी डेफिनेशन है, इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है। सबसे पहली चीज स्मॉल एंटिटी, इसमें नॉर्मली ओनर ही मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, अलहदा से कोई इंडिपेंडेंट दो सार्विक गवर्नर्स या डायरेक्टर्स नहीं होते हैं। एग्री करते हैं? जो ओनर है वो ही बिजनेस का मैनेजर भी होगा। एग्रीड? वही एक तरह से मैनेजर भी है, वही डायरेक्टर भी है, वही ओनर भी है। इंडिपेंडेंट दो सार्विक गवर्नेंस नहीं होता। कंपनी के केस में आपको डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के केस में नहीं मिलेगा। फिर जो मैनेजमेंट है या ओनर है उस इसमें अब इसमें देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, फीचर्स में ना प्लस फीचर्स भी आएंगे, माइनस भी आएंगे, दोनों फीचर्स आएंगे। आप मुझे ये बताइए जो उसने कहा नो दो स्मॉल एंटिटी में दो सार्विक गवर्नेंस नहीं होता, एग्री करते हैं? स्मॉल एंटिटी में इसी तरह होगा। ये प्लस है कि माइनस है? ये ज़हन में रखिएगा, ये नेगेटिव पॉइंट है इसका। ये नेगेटिव या पॉजिटिव बाद में ऑडिट अप्रोच में मैंने लिंक करना है, इसलिए ये कन्विंस होते जाए कि वाकई नेगेटिव पॉजिटिव है कि नहीं। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट या ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट की भाई, इससे स्मॉल एंटिटी का एग्जांपल आपने क्या रखनी है? घर से बाहर जाएं, बेकरी, जो छोटी सी बेकरी है उस पर जो बंदा बैठा हुआ बिजनेस कर रहा है वो स्मॉल एंटिटी है। बताइए, वो ओनर मालिक खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है और वो एक्टिवली हर चीज के ऊपर नजर रख रहा होता है। कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर हैं, सीएफओ होते हैं, उनकी इतनी ज्यादा तेज नजर ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं होगी जितनी कि उस मैनेजर या ओनर ने रखी होगी। ठीक है? इसमें जो बंदा बिजनेस को ओन भी कर रहा है और बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है ना, इसको हम ऑडिट की लैंग्वेज में कहते हैं ओनर मैनेजर। ओनर मैनेजर एक टर्म, यानी ऐसा ओनर जो बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है। तो उसमें ओनर ही बिजनेस को मैनेज कर रहा है, अलहदा से डायरेक्टर्स नहीं है, और ओनर जो उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन में, बिजनेस के अंदर, वो एम्प्लॉइज के ऊपर भी नजर रख रहा है। कौन एम्प्लॉय फारिग बैठा हुआ है, कौन एम्प्लॉय जो है उसने खाना खाने में 1.5 घंटा लगा दिया, हालांकि आधे घंटे में खाना खत्म कर सकता था, वगैरह वगैरह। ट्रांजैक्शन के ऊपर खर्चे करने हैं, वो अपने हाथ से कैश देता है, और अगर कैश रिसीव करना हो तो वो खुद रिसीव करता है और किसी को इजाजत नहीं देता कैश रिसीव करे। ये सारे के सारे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ओवर, ये पॉजिटिव पॉइंट है जो कि गुड इंटरनल कंट्रोल की सिस्टम इशारा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, ये डिपेंड करता है उसकी कंपिटेंस और इंटेग्रिटी के ऊपर, उसकी कंपिटेंस और इंटेग्रिटी के ऊपर। प्रैक्टिकली सुनिए, जिस बिजनेस में ओनर या मैनेजमेंट की जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी ना, कंट्रोल स्ट्रांग होता है। लेकिन उस पार्टी के, उस इंडिविजुअल के नॉलेज, उसकी कॉम्पिटेंस पे भी डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्मॉल एंटिटीज होती है ना, उसके ओनर्स, उनमें बिजनेस स्किल बहुत ज्यादा होती है, वो हजारों लाखों का बिजनेस स्टार्ट करके करोड़ों अरबों पे पहुंच जाते हैं बाजुकात, लेकिन उनमें ऑडिट की स्किल्स जो होती है ना, टेक्निकल स्किल्स ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम होती हैं। बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है, वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कैश के ऊपर कंट्रोल स्ट्रांग रखना है, वो कैश को हम समझ, हालांकि कैश के साथ साथ इन्वेंट्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। आप जब यहाँ पे स्मॉल एंट्री में फ्रॉड होते हैं उनका एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कैश में ज्यादा फ्रॉड नहीं होते, इन्वेंट्री वाली साइड पे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। इन्वेंट्री की मिस एप्रोप्रिएशन हो रही होती है, ओनर को पता ही नहीं होता, एम्प्लॉइज उसकी नजरों के नीचे इन्वेंट्री को बेच देते हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है, हालांकि उस इंडिविजुअल्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट या ओवरसाइट होती है, लेकिन इसके बावजूद कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रांग है कि वीक है, ये उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ उसकी कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर उसमें इतनी कॉम्पिटेंस नहीं है तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहे होंगे। नो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या स्मॉल एंटिटी में प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम, आईटी सिस्टम चल रहा होगा? नहीं चल रहा होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने ये पढ़ा था। अच्छा, अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपर फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। क्या इस क्लाइंट पे हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आईटी सिस्टम यूज ही नहीं कर रहा। शाबाश। ऑथराइजेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, बताइए स्मॉल एंटिटी में ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन और एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस का रिव्यू हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो बिल्कुल ओनर कर रहा होगा, तो ये प्लस पॉइंट हो गया इसका।
हमने अभी तक स्मॉल एंटिटी के फीचर्स पढ़े और हमें पता चला कुछ प्लस हैं कुछ नेगेटिव। पहले इन फीचर्स को रीड कर ले और मुझे बताएं आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं कि स्मॉल एंटिटी के यही फीचर्स होते हैं। अब आगे चलते हैं, रिस्क या प्रॉब्लम, स्मॉल एंटिटी में क्या रिस्क या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहला, लैक ऑफ एक्सपर्टीज। वो कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सफिशिएंट एक्सपर्टीज नॉर्मली बिजनेसमैन के पास नहीं होती, उस इंडिविजुअल के पास। एग्री करते हैं? क्योंकि अक्सर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, इसकी रीजन ये होती है टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होता। दूसरा, बहुत सी कंट्रोल एक्टिविटीज इम्प्रैक्टिकेबल होती हैं। इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन में पढ़ा था, स्मॉल एंटिटीज के केस में बहुत से कंट्रोल एक्टिविटीज इंप्लीमेंट नहीं की जाती। इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन याद है ना? उसमें क्या इस तरह की लिमिटेशन थी? क्या था वो? स्मॉल एंटिटीज के ऊपर प्रैक्टिकेबल नहीं होती। ये कुछ इस तरह की लाइन पढ़ी थी हमने, नहीं? क्या थी बताइए जरा। कि स्मॉल एंटिटी के ऊपर कंट्रोल एक्टिविटी सारी अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। सेग्रीगेशन ड्यूटीज, क्योंकि स्मॉल एंटिटी में एम्प्लॉयज की तादाद भी कम रखनी होती है। बड़ी कंपनी में सेग्रीगेशन ड्यूटीज कर सकते हैं, स्मॉल एंटिटीज में सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं। इसीलिए बताइए, नॉर्मली स्मॉल एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? वीक होगा। इसका मतलब है अब आप इनडायरेक्टली ऑडिट अप्रोच भी सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? अब मुझे बताइए, ऑडिट अप्रोच हमारी थी एक सब्सटेंटिव अप्रोच, एक थी सिस्टम बेस्ड अप्रोच। स्मॉल एंटिटी में कौन सी अप्रोच लगेगी? सब्सटेंटिव अप्रोच। सिस्टम बेस्ड अप्रोच नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी सिस्टम बेस्ड अप्रोच? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, स्ट्रांग ही नहीं है। क्यों स्ट्रांग नहीं है? स्मॉल एंटिटी है, सेग्रीगेशन ड्यूटीज पॉसिबल नहीं, कंट्रोल वीक है। और आपने कैट अप्रोच के बारे में भी कमेंट कर दिया कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स ऐसे स्मॉल एंटिटी पे अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम ही नहीं। मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, रिस्क है कि नहीं है? मैनेजमेंट, क्योंकि वो कंट्रोल खुद ही मैनेजमेंट में ओनर, खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, और दो साहब गवर्नेंस में नहीं है। ये आपको याद है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर में स्टडी किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट विदाउट ओवरसाइट बाय डायरेक्टर्स, ये रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है। तो यहां पे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल ज्यादा है, क्योंकि वो खुद ही मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व, खुद ही ओनर भी है, खुद ही मैनेजर भी है। हाँ, अपने साथ थोड़े ही फ्रॉड करेगा, शाबाश, लेकिन बैंक के साथ कर सकता है। बैंक ने अगर कहा लोन चाहिए तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लेके आओ, कर सकता है कि नहीं कर सकता? बैंक के साथ कर सकता है। और बेसिकली ऑडिट करवाने का, अगर ये स्मॉल एंटिटी ऑडिट करवाती है ना, इनका मकसद भी नॉर्मली यही होता है कि थर्ड पार्टी इनसे कहती है कि ऑडिट करवा के लाओ। वो या तो कोई बैंक होता है जिससे लोन लेना हो, या कोई दूसरा बंदा जिससे बिजनेस को खरीदना है, उनके साथ फ्रॉड कर सकता है। ऑडिट ट्रेल अवेलेबल होगा? क्यों नहीं होगा? ये तो लिखा हुआ है ना, नहीं अवेलेबल होगा। बताइए क्यों नहीं अवेलेबल? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम कर रहा होता है, सिस्टम में सिंगल एंट्री के ऊपर काम करता है। तो बहुत सी आपने देखा होगा, जो परचेज या सेल कर रहा होता है वो जुबानी कलामी होती है। आप जाके बेकरी वाले से जो भी चीजें खरीदते हैं, कि आपको हर एक सेल के साथ इनवॉइस प्रिपेयर करके देता है? तो डे एंड के ऊपर जितनी भी सेल्स होगी उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा? कोई नहीं होगा। ऑडिट ट्रेल नॉट अवेलेबल। प्रॉब्लम समझ आ गई? अब ऑडिट अप्रोच क्या होनी चाहिए? सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव बेस्ड अप्रोच होगी। क्यों? कंट्रोल्स क्यों नहीं है? कंट्रोल्स वीक है। और दूसरा, कैट्स को यूज नहीं कर सकते। मैं क्लियर हुआ? ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 3 चीजें सीखी। पहली चीज क्या सीखी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर। दूसरी, अगर इंटरनल कंट्रोल वीकनेस सामने है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। और तीसरी, निस्बतन अहम चीज, स्मॉल एंटिटी का ऑडिट अप्रोच हमारी क्या होगी। स्मॉल एंटिटी के फीचर स्टडी किए, रिस्क और देखिए, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मिलता जुलता है, लेकिन आपने मिक्स नहीं करना। एग्जाम में ज्यादातर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन सेट करता है, तो आपने उसके कंसेप्ट को इसके कंसेप्ट के साथ मिक्स, हालांकि मिलते जुलते हैं चीजें, लेकिन मिक्स नहीं करना। कुछ समझ आया आपको? चलिए, लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।